है गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ यहाँ उन बच्चों के लिए जिनका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का पेपर 2 साल से लोग इसका वेट कर रहे थे। 2 साल से ये 19 में वैकेंसी निकाली गई थी। अभी भी इस पे कुछ क्लियर बातें पता नहीं चल पाई हैं कि इसका पेपर कब होगा, पर हाँ, जल्द ही एनटीपीसी के बाद इसके पेपर शुरू हो जाएंगे, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। तो आइए हम ये प्रीवियस ईयर की सीरीज देखते हैं। देखो, आरआरबी ग्रुप डी जो है ना, वो पेपर आसान है क्योंकि वो लेवल आसान है, ग्रुप डी का लेवल है। पर क्योंकि बहुत लोगों ने इसका फॉर्म भरा है, ठीक है, करोड़ों लोगों ने इसका फॉर्म भरा है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आएंगे एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए अब एक ही एग्जाम से उन सब का पेपर निकलना है, तो पेपर क्या होगा, थोड़ा सा हो सकता है कि टफ होगा। तो हम लोग देखेंगे कि प्रीवियसली कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पूरा सीरीज जो है वो हम लेकर आएंगे। मैं आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सूरज सर आएंगे, वो आपको लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी सवाल पहले पूछे गए थे उसका एक पूरा सेट ही उठाकर हम लेकर आएंगे। वो पूरा सेट आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बनाते हैं। तो ग्रुप डी का पेपर काफ़ी आसान होता है और उसको आसान तरीके से ही बनाया जाता है। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ, हम थोड़ा सा उसको देखे कि ये कैलकुलेटिव है, हम डर गए। नहीं, वो डरना नहीं है। तो मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा इसमें कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। और प्रकाश सर आएंगे, वो आपको जनरल साइंस और जीके करवाएंगे। आपको बता दूं कि इस साल का जो सिलेबस है, मतलब जो पैटर्न है, उसमें मैथ्स जो है वो 25 पूछी जाएगी, ठीक है। साइंस जो है, जनरल साइंस जिसे हम बोलते हैं, उससे ही 25 सवाल होंगे। रीजनिंग जो है, इससे 30 सवाल होंगे, ठीक है। और 20 सवाल होंगे जीके और करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, याद रखना है कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए क्या, आपको तो पता ही है कि हम आपके लिए अलग से करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते हैं। हर रोज सुबह आप जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो या किसी तरह का भी पेपर हो, वही पेपर आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। तो आप जाओगे, वो आराम से देखो, वो फ्री है एकदम। 10 सवाल देखो, 2x स्पीड पे ही करके देख लो, सिर्फ सुन लो उसे, ठीक है। सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे हमने क्विज डाल रखा है, आप जाएंगे और वहाँ पे क्विज लगा लेंगे। क्विज भी बिल्कुल फ्री है, रिवीजन अपना कंप्लीट कर लेंगे। उससे होगा क्या कि आपको करंट अफेयर्स याद रहने लगेंगे। तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ही आसान आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जब आसान आ जाता है तो बनाना काफी, मतलब क्या होता है ना कि माइंडसेट एक हम बना लेते हैं ऐसा कि हाँ, अगर आसान क्वेश्चन है तो जल्दी बन जाएगा। तो हम पहला आसान देखते हैं, दूसरा आसान, तो हाँ, ये दिमाग बता देता है कि हाँ भैया, ये सारा पेपर आसान है। तो आप कॉन्फिडेंटली बनाते हो, जल्दी भी बनता है आपसे और सही भी बनता है। देखो, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो 136/17 है, ठीक है। यहाँ 17 × 3 है। तो हम बॉड मास, आपको बॉड मास पता ही है। तो बॉड मास क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखो, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना। रेलवे आपसे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हो, ये इतना बड़ा भले ही दिया हो, पर वो बोल रहा है कि थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लेना है, ठीक है। अब देखो, अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होता ना, ठीक है, 10 से अगर ये मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, मतलब 170 होता। पर यहाँ तो 136 है, 17 का टेबल। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को आता होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये 8 निकल कर आ जाएगा, प्लस। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका क्या है, जो छोटा वाला या बड़ा वाला जो भी है ना, उसको आप तोड़ लो, ठीक है, और उसको तोड़ कर लिखो। तो ऐसे भी ये आसानी था, जैसे 17, मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। आप ये रेगुलर प्रैक्टिस अगर करोगे ना, तो ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो चलो, मैं 17 को 17 ही रहने दे रहा हूँ। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 170, और 17 तिया कितना होता है, तो ये होता है 51। तो 1 2 और ये 2, ठीक है, 2 2 1। तो यहाँ से मेरा निकल कर आ गया ये 2 2 1 माइनस। ये समझ में आया कैसे किया हमने 17 को क्या तोड़ लिया, 10 + 7 में तोड़ लिया, इंटू 13, ठीक है। अच्छा, 13 को तोड़ लिया हमने
यहाँ से देखो 13 को हमने 10 + 3 में तोड़ा और इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये 170 आया। 17 तिया होता है 51, तो 51 लिखा, दोनों को जोड़ दिया और आंसर आ गया। ठीक है, ये बेसिकली याद रखोगे ना, ये तरीका बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट नंबर को हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। अब इन दोनों को घटा लेते हैं, तो 103 में 85 जब आप घटाओगे यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 9 बचा है, ये हो गया मेरा 18 N2। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखते हैं, ये शायद मुझे 207 दिख रहा है, ये 702, तो 207 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, अब देखो 23 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 होता, मतलब 230 होता। ठीक है, अब 230 में ना 23 ही कम है, तो मतलब ये कटकर 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखा आपने कितना जल्दी कट गया ये, तो 8 + 221 माइनस, अब 18 9 जा कितना होता है। ठीक है, तो 18 9 जा, अब ये 180 में अगर हम 18 घटा देंगे, टेबल याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करना सबको आता है, तो जैसे मुझे टेबल याद नहीं है, चलो तो हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 हो गया। कैसे, मेरा काम होना चाहिए बस। तो आप ये सब जो तरीका है ना छोटा छोटा, ये आपके कैलकुलेशन में, अभी इसको मल्टीप्लाई करते वो भी आसान था। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करना सर ये वाला जो तरीका आपने बताया उससे भी तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल उससे भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाता है 90 और फिर 8 9 जा कितना होता है, तो 8 9 जा होता है 72, तो यहाँ से मेरा निकल कर आ गया 162। ठीक है, अब ये मेरा 162 जैसे ही हम माइनस करेंगे, इसमें माइनस करके देख लेते हैं, तो यहाँ से ये मेरा निकल कर आएगा 9। देखो घबराना नहीं है, ये काफ़ी आसान पेपर है, मैं पहले भी बोलते गया हूँ। तो ये 59 + 8 कितना हो जाएगा 67, ऑप्शन बी में 67, तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम डर जाएंगे क्वेश्चन पढ़ के, बहुत सारे क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन करवा रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसान भी पूछे गए हैं कि हाँ ये तो डायरेक्ट बन जाएगा मेरे से। जैसे ये वाला सवाल है, ये बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो सीरीज है वो मैं इंग्लिश में सवाल लेकर आऊंगा पर हिंदी में समझाऊंगा, जिससे दोनों स्टूडेंट को फायदा हो। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उसको भी फायदा होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनको भी फायदा होगा। तो ये बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम कैन सलोनी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 440 मीटर इफ सी रन 20 km/h। ठीक है, यहाँ टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है मेरा, तो टाइम मेरा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 450 मीटर। ठीक है, आप देखोगे कि सेकंड में ही है, तो चलो हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये 20 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5। ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा, ये कुछ ऐसा आया मेरा, यहाँ से ये हो गया मेरा 90। 1 0 1 0 काट लेते हैं, ये 2 से कटा मेरा 9 टाइम्स में, ये हो गया 81 सेकेंड। ऑप्शन ए है मेरा 81 सेकेंड, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये देखो, ये सवाल देख कर ना मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे कि इसको लास्ट में बनाएंगे। क्यों भैया स्किप क्यों करना है, देखो आप अच्छे से देखो, ये वाला टर्म मेरा ए का क्यूब है कि नहीं, ये वाला टर्म मेरा बी का क्यूब है कि नहीं, अब ये वाला टर्म मेरा 3 × AB है कि नहीं। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब होता है a + b। ठीक है, यही होता है मेरा a + b का होल क्यूब होता है। अब देखो 3 है मेरा, a और b तो है, पर a + b नहीं है। आप बोलोगे सर a + b तो है ही नहीं यहाँ पे, तो a + b था। 0.98 + 0.02 जब इनको ऐड करोगे ना तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। तो 1 किसी नंबर के साथ हमेशा से मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये मेरा क्या था, a + b का होल क्यूब था, मतलब कि 0.098 का होल क्यूब प्लस 0.02। ठीक है, इसका ये होल क्यूब था, -1, यहाँ -1 भी है, ये मत भूलना। ठीक है, अब ये मेरा पूरा का पूरा ऐड होकर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये 0। ऑप्शन डी में था 0। देखा, आपसे एकदम कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा है ये आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि थोड़ा सा भैया दिमाग लगा लो, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मैथ बेसिकली वैसे ही होता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेते हो ना, आपसे पेपर निकल जाता है, काफी अच्छे तरीके से निकल जाता है। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स A and B। 2 पाइप से एक सिस्टर्न भर रहा है, A और B।
कितना, 4 घंटे में, ठीक है। व्हेन फुल द टैंक कैन बी एम्प्टीड बाय अ थर्ड पाइप सी इन 8 आवर। अगर भरा था वो, तो सी जो पाइप था ना वो आउटलेट पाइप था। देखो 2 टाइप का पाइप होता है, एक होता है इनलेट पाइप, एक होता है आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप में बता दो कि जब हम अंदर डालते हैं किसी चीज को तो ये इनलेट पाइप, जब पानी बाहर निकल रहा है ये आउटलेट पाइप, ठीक है। तो ये 8 घंटे में खाली कर रहा था, सी जो था 8 घंटे में। हम यहाँ निगेटिव इसलिए लिख रहे हैं ताकि इंडिकेशन हो कि ये इनलेट है, ये आउटलेट है, मतलब ये घटा रहा है उसको। इफ ऑल टाइप, ये तीनों टैप अगर हमने खोल दिया तो सेम टाइम में कितना समय में ये भर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम मेथड से चलते हैं। हम पहले यूनिट निकाल लेते हैं कि हाँ कितना पार्ट हमें भरना है। तो हमें कितना पार्ट भरना था, हमें 8 पार्ट ही भरना था। अब यहाँ से 2 पार्ट भरना है, ये 1 पार्ट भरना है। हमें फॉर्मूला पता है टोटल टाइम का। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दिस बाय इन दोनों का सम। तो 8/1 मतलब 8 आवर्स। 8 घंटे लगेंगे हमें टोटल भरने में। ऑप्शन बी में था 8, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ चलेंगे। देखो रेलवे जो पेपर पूछता है ना वो आपस में मिक्स होता है, ठीक है। आपस में इंटरमिक्सिंग के कारण थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। ये समय आपको देता है पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि आप मैथ बना रहे हो, फिर एलआर आ गया मतलब रीजनिंग आ गया, फिर साइंस आ गया, फिर जीके आ गया, करंट अफेयर्स आ गया। तो ऐसे ये मिक्स होता है, रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि फिक्स एक पूछ दे कि सिर्फ मैथ ही पूछ रहे हैं, फिर रीजनिंग ही पूछ रहे हैं, फिर साइंस और जीके ही पूछ रहे हैं। अब ये सवाल देख लेते हैं। बोला है कि ए कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर यूजिंग दिस पेट्रोल। देखो ये काफी आसान है कि 44 किलोमीटर जो है वो इतना लीटर पेट्रोल को यूज करके क्या हो रहा है, कार डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बोला है व्हाट डिस्टेंस कैन द कार कवर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में कितना करेगा, ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। हमने यूनिटरी मेथड 8वीं कक्षा में पढ़ा था कि हम क्या करते थे, हम बोल रहे हैं कि चलो पहले इसे हम मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन में बना लेते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 8 + 3 11। तो 11/4 लीटर में कितना बढ़ता है, 44 किलोमीटर होता है कि नहीं। अब हमें 1 बनाना है तो 1 लीटर बनेगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं। तो 44/11 × 4, ये कटा 4 टाइम्स 4 × 4 16। तो 1 लीटर में कितना हो रहा है, 16 किलोमीटर, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड था, ये बचपन से सीखते आए हम लोग। तो हम 16 किलोमीटर को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो ये जो सीरीज है ना, मैं उसमें आपको बेसिक तरीका से सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। बेसिक से सबको आता है सॉल्व करना, मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका समय बचे। आप थोड़ा सा भी समय बचा लोगे और एक्यूरेट बने, आंसर आना चाहिए सही, ठीक है। चाहे वो बेसिक तरीका लगा के आए या फिर आसान तरीका लगा के आए। आसान तरीका हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम में हमारे लिए वो फायदेमंद होगा, ठीक है। और रेलवे सबको इक्वल समय दे रहा है, ये नहीं कि आपके लिए ज्यादा समय दे रहा है इसलिए कि आप बेसिक तरीके से बना रहे हो। तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है, ठीक है। 1 लाख वैकेंसी है पर करोड़ों लोगों ने भरा है इसे भाई, ठीक है। जब करोड़ों लोग भर रहे हैं तो एग्जाम देने बहुत सारे लोग आएंगे, मतलब 10 लाख 20 लाख लोग तो नहीं आएंगे एग्जाम देने। एग्जाम देने हो सकता है 70 लाख 80 लाख 90 लाख, ठीक है। हो सकता है ये आंकड़ा करोड़ पार कर जाए, करोड़ों लोग आ जाएं देने के लिए एग्जाम। तो आपको कुछ तो करना होगा मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, जो सब कर रहे हैं उससे हट के करने के लिए। तो उसी से वही चीज हट के करने के लिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा हट के मेहनत करना पड़ेगा। देखो अभी भी समय है, आप अभी भी फोड़ सकते हो पेपर, ठीक है। ये बिल्कुल टफ नहीं होता, आप अभी भी अगर मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि अभी इसकी डेट अनाउंस हुई नहीं है। तो अगर इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई तो ये हो सकता है 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, पर ये होगा तो जरूर। तो हम अभी से तैयारी क्या करेंगे, अपना पूरा कर लेंगे। अब देखो तैयारी करने वाले 2 साल से भी तैयारी कर ही रहे हैं, तो वो अब फाइनल टच दे रहे होंगे। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हम उनसे आगे निकल जाए, उनके बराबर हों, ये 1 लाख में मेरा नाम भी आ जाए, ठीक है। तो हम ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ सवालों को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें पढ़ने की जरूरत है, ये नहीं कि हम सारा पढ़ रहे हैं। हाँ ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि इफ 15 बॉय अर्न 750 रुपीज इन 5 days, 15 लड़के जो है वो 750 रुपए कमाते हैं 5 दिन में। यहाँ पूछा हाउ मच मनी 25 बॉयज विल अर्न इन 6 days, मतलब कि 25 लड़के
6 दिन में कितना पैसा कमा लेंगे। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था M1 D1 H1 by W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 by W2। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ तो वर्क डन है ही नहीं, यहाँ तो पैसे की बात हो रही है। तो भैया ये पैसा कहाँ से मिल रहा है? ये पैसा मिल रहा है काम करने पे। ठीक है, तो ये पैसा ही मेरा क्या है? वर्क डन है। तो यहाँ पे M, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पता था 15 इंटू डी, हमें डेज पता था क्या 5। आवर नहीं है तो आवर का यूज भी नहीं करेंगे। अब हमें वर्क किस फॉर्म में पता है? पैसे के फॉर्म में, तो 750। अब यहाँ पर क्या है 25 इंटू 6, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब ये काफी आसान हो गया मेरा पेपर। ये कटेगा 50 बार में, ये कटा 10 बार में। अब 25 छक क्या होता है 150, और एक 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1500। देखो 1500 यहाँ ऑप्शन में था, हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये भी काफी आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ बोल रहा है कि देयर आर 4 नंबर इन अ सेट। एक सेट है, चलो हम उस सेट को मान लेते हैं A है, B है, C है, D है। ये असेंडिंग ऑर्डर में रखा है हमने, मतलब ये सबसे बड़ा है, ये सब मतलब सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में है। बोला है कि द मीन ऑफ 3 स्मॉलेस्ट नंबर, ये है 3 स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ साफ से लिख देता हूँ A, B, C, D। ये 3 स्मॉलेस्ट नंबर है, ये 3 ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर जिसको बोल रहे हैं। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस बाई 3। तो स्मॉलेस्ट का एवरेज क्या होगा? तो A प्लस B प्लस C बाई 3। ये यहाँ पर गिवन है कितना 9, मतलब कि A प्लस B प्लस C, ये जो है मेरा ये 27 है, पहला इक्वेशन। अब यहाँ दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू क्या होगा 11। 3 लार्जेस्ट नंबर, तो ये है 3 लार्जेस्ट नंबर, लास्ट का 3 बाई 3। यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई आया सबको बताकर जाएगा। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट, ठीक है, नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। ये जो गिवन डेटा का सेट था उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा रेंज। मतलब कि हमें बेसिकली निकालना क्या है अब? तो हमें निकालना है D माइनस A। ठीक है, ये चीज फाइंड आउट करना है। चलो हम इन दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, मतलब सेकंड में हम फर्स्ट को घटा रहे हैं। तो क्या मिलेगा? तो B प्लस C प्लस D माइनस A माइनस B माइनस C। ठीक है, ये ब्रैकेट में प्लस था, हम जैसे ही ब्रैकेट खोलते ही सारा माइनस में बदल जाता है। इन दोनों को जैसे ही हम घटाएंगे तो घटाने पे कितना आएगा 6। अब देखो B और C कट गया, यहाँ पे आया D माइनस A इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऑप्शन B था D माइनस 6, तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको केवल प्रैक्टिस करना है। आप जाओ ये वीडियो देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, सेम सेट ही प्रीवियस ईयर का उठा लो, प्रैक्टिस करो। सरकारी परीक्षा.com पे जाओ, हमने वहाँ अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं। इसके अनलिमिटेड है, मतलब खत्म ही नहीं होगा। आप लगाते जाओ, एक के बाद दूसरा पेपर, तीसरा पेपर। आपको केवल जरूरत है प्रैक्टिस का, जितना चाहे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बार सारा सवाल बन जाएगा ना आपसे वहाँ पे, तो एग्जाम में भी बनने लग जाएगा और आपको दिखेगा कि हाँ ये काफी आसान पेपर है, निकालना एकदम आसान है। देखो ये भी कुछ नहीं है, ये बार देकर डरा रहा है। ये रिकरिंग बार है। रिकरिंग बार तब लगता है जब, ठीक है, कब लगेगा रिकरिंग बार? तो रिकरिंग बार तब लगेगा जब ये खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए, ये 22 माइनस 23, ये कुछ नहीं था, ये आसान था। देखो कैसे आसान था। ये 24 माइनस ये 27 माइनस, अब ये देखो ये माइनस हो जाएगा, तो 30 अगर 25 में माइनस हुआ तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब 22 माइनस 23 माइनस 24, अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस ऐड होकर क्या हो जाएगा 32। ठीक है, अब 24 में 32 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को घटाने पे -8, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये पार्ट, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, नहीं ये तो माइनस में ही था। हाँ, तो ये 8 हो गया -8,
अब ये जैसे ही माइनस सेट हुआ यहाँ पे प्लस खुलेगा और ये फिर ऐसा बन जाएगा, तो 22 माइनस, अब देखो यहाँ पे 23 है प्लस 8 है, तो ये प्लस माइनस की जगह ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से निकल कर आया मेरा -1, ये है -8, मतलब कि -9। ऑप्शन सी में था -9, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा उतना दिमाग लगाना ही नहीं इन सवालों में, हो सकता है कि आप मेरे से भी जल्दी सॉल्व कर लो इसे। ठीक है, तो वो बस तरीका होना चाहिए कि कैसे बॉड मास सॉल्व करता है, बस सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे से, मेरा मेन एम वही है। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि अ मर्चेंट इनकर्ड अ लॉस। ठीक है, एक मर्चेंट है, मतलब व्यापारी है, जिसको लॉस होता है 5% का अगर वो किताब को इतने रुपए में बेच देता है। देख लो पॉइंट में है। ठीक है, मतलब जब भी डेसिमल होना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करवाएगा भैया, फिर थोड़ा सा हम दिमाग भी लगा लेंगे। बोला इफ ही सेल इट फॉर इतना, अगर वो इतना में बेचता है तो उसका गेन या लॉस परसेंट बताओ। तो देखो 5% का ही लॉस हो रहा था ना जब 25 में बेच रहा था, तो 5 रुपया अगर बढ़ा के वो बेच दिया तो ज्यादा चांस है कि फायदा होगा, मतलब ये लॉस वाला चीज तो होगा ही नहीं। फिर भी हम आगे जाके चेक कर लेंगे। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100%। 5% का लॉस का मतलब है कि 100 माइनस 5 मतलब 95% ऑफ सीपी। ठीक है, ये था मेरा 25.65, सेलिंग प्राइस यही है। ठीक है, मतलब कि इतना 95% सीपी जो है वो इसके बराबर हुआ, तो यहां से निकल कर आ गया 25.65 बाई 95%, ये 100। ठीक है, हम पहले सीपी निकाल ले रहे हैं, ये 100 हो गया, ये कट गया। ठीक है, ये पूरा कट गया। 95 से जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे यह निकल कर आ जाएगा 27। अब देखो सीपी 27 है, बेच हम उसको 31 में रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है, मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है। अब क्या गेन 10% का हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भैया 10% का? क्योंकि अगर हम 27 का 110% निकाले ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2970 बाई 00। तो यहाँ से ये मेरा 29.7 ही आया, ये तो 29.7 से बड़ा है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा था ए। हम गेन 15% को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और कोई चॉइस बचा ही नहीं है ऑप्शन में, एक ऑप्शन तो सही होना होगा, तो गेन जो है वो 15% हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये मतलब इससे बच्चा वाला सवाल तो कभी नहीं पूछा होगा कोई। ये बोल रहा है कि व्हेन द फॉलोइंग डेसिमल आर अरेंज। देखो बचपन में जब लोग डेसिमल पहली बार पढ़ते हैं ना, तो ये सिखाते हैं बच्चों को, वही वो सवाल है। आप बस अच्छे से एक बार पढ़ो। ये बोल रहा है कि डेसिमल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो बोल रहा है कि जो मिडिल वाला पार्ट है ना वो क्या होगा। देखो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, मतलब जो तीसरा, ठीक है, थर्ड प्लेस पे जो आएगा वही क्या होगा, मेरा मिडिल पार्ट होगा। थर्ड प्लेस ही क्या होगा? मिडिल पार्ट होगा। ये तो समझ गया ना, क्योंकि थर्ड पार्ट ही मिडिल होता है। अब अरेंज करते हैं। देखो 0.6 सबसे छोटा है, तो 0.658, उसके बाद क्या आता है 0.8। अब देखो यहाँ 6 है, 7 है, 5 है, तो 5 ही आएगा, तो 5.74, यही थर्ड प्लेस पे, मतलब बी हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखना ही क्यों है भाई, यहाँ से जब मेरा आंसर आ जा रहा है तो हम वहीं से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा समय नहीं दे रहा हमें रेलवे, तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप समय लगाओ, समय बर्बाद करो। ठीक है, पर मैं तो यही बोलूंगा कि समय क्यों बर्बाद करना उन सब सवालों में। जहां लगने वाला है ना समय, वहां हम लगाएंगे बढ़िया से। जहां नहीं लगने वाला है वहां तुरंत बनाएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये देखो साइन स्क्वायर, तो आपको सबका वैल्यू पता ही होगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री होता है कितना? 3/4 प्लस, क्योंकि √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे 3/4 हो जाएगा। cos 30 कितना होता है? तो साइन 60 जितना होगा ना cos 30 भी उतना ही होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, साइन और cos इक्वल हो जाता है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 3/4। cot 1 होता है। sec किसका उल्टा होता है? cos के उल्टा होता है। और sec 60 जो है, cos 60 जो है वो 1/2 होता है, मतलब स्क्वायर 60 1/4, और ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3/4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 6/4 प्लस 5। ठीक है, अब ये और सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये कटता है, काट ही देते हैं। यहां से ये मेरा हो गया 13
हाँ ये हो गया 13/2। 13/2 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हम टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो मतलब मैंने अभी कहा था ना कि कुछ सवाल होते हैं जिसमें हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, वो तुरंत बन जाता है। ये है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ दो इक्वेशन है, आपको बताना है कि कौन सा सफिशिएंट है निकालने के, क्या पहला सफिशिएंट है क्या दूसरा सफिशिएंट। एक्स का वैल्यू है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला ही तो सफिशिएंट है, यहाँ पे कहीं एक्स का टर्म ही नहीं है, तो ओनली ऑप्शन ए इज सफिशिएंट। हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये देखो 13वां सवाल है मेरे स्क्रीन पे, और ये काफी अच्छा सवाल है। इसमें लोग क्या करने लग जाते हैं ना, मैं वो बताऊंगा। फिर सबसे छोटा अप्रोच है ना कि कैसे हम इसको टिक कर देंगे डायरेक्ट पढ़ते के साथ। अगर ये अप्रोच सीख लोगे, तुरंत टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे, पहले समझा देता हूँ। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, वो क्या कर रहा है, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 13.5 सेकेंड में पार कर रहा है, और 205 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 18.25 सेकेंड में पार कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि स्पीड क्या होगा ट्रेन का। अब देखो ट्रेन का स्पीड हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ट्रेन का लेंथ पता होगा। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, फिर उस पॉइंट से डिवाइड करेंगे, बन जाएगा। देखो जो सबसे पहला अप्रोच लोग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं कि दोनों केस में स्पीड बराबर है तो स्पीड को बराबर कर दें। तो वो क्या लिखते हैं, वो बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ x था, तो ये बाई 13.5 इज इक्वल टू 205 प्लस x 18.25। ठीक है, अब यहां से ना x का वैल्यू निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, केवल समय का बर्बादी है ये, और कुछ नहीं। एक दूसरा अप्रोच मैं बताता हूं, हम इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 95 बाई इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। तो इन दोनों को जैसे ही हम माइनस करेंगे, तो माइनस करके देख लो 18.25 और ये हो गया 13.5। ठीक है, अब यहां से ये मेरा निकल कर आएगा 5, अब ये हो गया 75, .75। ठीक है, ये जो चीज निकल कर आएगा वो होगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्योंकि देखो 4.75 को अगर हम डबल करते हैं, ये जो चीज अभी निकल कर आने वाला है वो क्या आएगा मीटर पर सेकंड में, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो इतना क्यों करें, इतना मेहनत क्यों करें, पहले तो ये तरीका कभी मत लगाना। अगर सॉल्व करना भी होगा तो ये तरीका लगाना। पर देखो रेलवे जो है ना, वो आपसे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा था ताकि आप ये करो या ये करो ना, वो आपसे बेसिकली ये ऑप्शन देखो ना भैया, ये ऑप्शन जो है ना इसी में आंसर छुपा होता है आपका। ये वैसा सेट ही करता है कि आपसे तुरंत बन जाए। मैंने अभी आपको बताया कि मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 18 जो है ना, ये 9 का मल्टीपल है मल्टीपल। यहां पर देखो तो केवल 72 9 का मल्टीपल है, ना ये 9 का मल्टीपल है, ना ये ना ये। ठीक है, ये कोई 9 का मल्टीपल नहीं है, केवल 72 ही 9 का मल्टीपल था, क्योंकि 5 से ये डिवाइड होना नहीं है, हमें बस बेसिकली मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, तो वो 9 कभी कटेगा ही नहीं, वो 9 के मल्टीपल में ही देगा। तो ये 72 जो है वो 9 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे 72 पुट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखा, ये आपसे कैलकुलेट नहीं करवा रहा था, ये थोड़ा सा दिमाग लगवा रहा था कि जो थोड़ा सा है ना आपका ऊपर वाला हिस्सा, उसको थोड़ा सा यूज कर लो ताकि ये पेपर निकल जाए और तुम रेलवे में नौकरी जो है वो पक्का कर लो। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये मतलब कोई सवाल है, हमने यहाँ पर 4 4 4 लिखा, जैसे जो लिखा है ना उसको लिखते जाओ, छोटे क्रम में लिखोगे ज़्यादा बढ़िया होगा। आइए अब इसको 20 हम ना घटा ही देते हैं, जैसे ही हम 20 यहाँ घटाएंगे ये हो जाएगा मेरा 24.4। ठीक है, इस वाले पार्ट पे जोर ही नहीं डालना है, क्योंकि देखो ऑप्शन ना सारा दूर दूर में है। ठीक है, तो हम ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे ही नहीं। ये हो जाएगा मेरा 4.04, इधर डेसिमल वाले पार्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। ये है मेरा 4, ये है मेरा 4। ठीक है, अब 44 है, 4 तिया 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4, ये हो गया मेरा 68।
8, यहाँ से आ गया 12, देखो तो 480 आ गया। एक ही ऑप्शन में है ना, 480 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट से क्या लेना देना, अब जब ऑप्शन दूर दूर हो ना, पॉइंट का कोई लेना देना नहीं होता है फिर प्लस और माइनस के केस में। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये बोल रहा है कि लता जो है ना 20 केजी पनीर बनाती है अपने घर में और बेचती है हर सुबह। फ्रॉम 1 लीटर, 1 लीटर दूध से वो 200 ग्राम ही पनीर बना पाती है और द कॉस्ट ऑफ लीटर ऑफ मिल्क, 40 रुपए पर लीटर दूध बिक रहा है। वो बोल रहा है कि कितना वो स्पेंड कर देगी पैसा, ठीक है, दूध खरीदने में हर दिन। 20 केजी पनीर बना रही है, तो पहले हम 20 केजी पनीर में कितना दूध लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो देखो अगर 1 केजी 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए 1 केजी दूध लगता है, ठीक है, ये हम बेसिकली यूनिटरी मेथड ही कर रहे हैं। तो 1 ग्राम पनीर के लिए कितना लगेगा, तो 1/200 केजी। तो 20 केजी को अगर ग्राम में बदल दे तो 20,000 ग्राम हो जाता है। तो 1/200 इंटू, देखो तो ये कटा, यहां से ये 100 आ जाएगा, मतलब कि 100 केजी मिल्क वो यूज कर रही है। तो पैसा टोटल कॉस्ट कितना आएगा उसका, तो टोटल कॉस्ट आएगा, अगर 1 केजी में 40 रुपए थे तो 100 केजी में 4,000 रुपए, ठीक है। 4,000 पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखा, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, एकदम आसान सा सवाल था ये। हाँ देखो ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, देख लेंगे एक बार। यहां पर बोला अल्फा और बीटा दोनों इसका रूट है, ठीक है। आपको बताना है कि ये इक्वेशन बनाना है बेसिकली, जहां पे अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा जो है वो रूट बन जाएगा। देखो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही है मेरा इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। अब पहले हम अल्फा और बीटा का वैल्यू तो निकाल लें। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो होगा -b/a। -b क्या है यहाँ पे 1, a क्या है 1, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकल कर आ गया 1। अब अल्फा इंटू बीटा भी तो था, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ बीटा होता है c/a। c है यहाँ पे मेरा -1, तो ये, ठीक है। अब हमें अब इसका सम निकालना है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये माइनस है। हाँ तो अब मुझे इसका वैल्यू सबका वैल्यू पता है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये -2, तो ये देखो ये खुद माइनस में है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से आ गया मेरा -3। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा, ये देखो ये तो कट गया, ये कट करके आ गया 1। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट जो है मेरा वो -3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है +1 है। तो हम लिखेंगे x² माइनस, पहले क्या लिखते हैं सम ऑफ रूट, तो -3x + 1 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ से ये निकल कर आया x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0। केवल ऑप्शन डी में था, ऑप्शन डी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा। ये 10th में हम पढ़कर आया, 9th में। अब देखो यहाँ पर बोला है कि इफ a + b + c इज इक्वल टू 2s, और ये बोल रहा है कि s - a का होल स्क्वायर b s - b का, डरना नहीं है, जब भी ऐसा हो ना तोड़ दो पहले, ठीक है। तो हम इसको खोल रहे हैं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा s² - a² प्लस, अच्छा ये प्लस यहाँ से -2as प्लस s² + b² -2sb प्लस s² + c² -2sc प्लस s²। एक s है, 2s है, 3s है, 4s है, 4s² प्लस, इन सबको कॉमन ले लो भैया, a² + b² + c², ले लिया कॉमन। अब यहाँ से -2s को कॉमन ले लोगे
तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से a निकल जाएगा, यहाँ से b निकल जाएगा, यहाँ से c निकल जाएगा, क्योंकि मैंने -2s कॉमन ले लिया है। अब देखो इस वाले इक्वेशन को देखोगे ना, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये 2s के बराबर है बराबर। तो 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2s, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस 2s, ठीक है। तो 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, देखो ये कटा, यहाँ से आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। एक ही ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये तो काफ़ी फेवरेट सवाल है रेलवे का, और ऐसा लगभग हर एग्जाम में फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का, कि डिविजिबिलिटी रूल एक पूछ ही लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि चूज द मिसिंग डिजिट x फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। देखो ये वाला यहाँ पर x छुपा है, 987 x54। डिविजिबिलिटी 6 है, डिविजिबिलिटी का मतलब है कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट में इवन ही होना चाहिए, ये इवन है, ये पास। अब इससे पास करवाना है, मतलब 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 4। अब इन दोनों को सम करते हैं, 17 प्लस 7 क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा 29 प्लस 4 क्या हो जाएगा 33। अब x सबसे छोटा वैल्यू क्या जोड़ेंगे कि ये मेरा बन जाएगा। देखो एक ही डिजिट का नंबर है, 33 खुद में क्या है, एक 3 से डिविजिबल नंबर है, मतलब पहला नंबर हम 0 जोड़ सकते हैं, फिर 3 जोड़ सकते हैं, फिर 6, फिर 9, यही 4 नंबर तो जोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि यूनिट प्लेस पे ही रहना है ना इसे, तो यूनिट प्लेस पे ही रखेंगे। अब यहाँ ऑप्शन मिला लो, देखो केवल 3 ही ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि देखो 0 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता है, 6 भी, 9 भी, यहाँ क्लियर नहीं है ना, हम कितना भी जोड़ सकते हैं, 0 जोड़ेंगे तब भी ये डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि टोटल सम इसका 33 आ गया है। अगर हम 3 जोड़ दे तब भी ये डिविजिबल है, 6 जोड़ दे तब भी डिविजिबल है, 9 जोड़ दे तब भी, तब हम ऑप्शन से जाते हैं। तो वो ऐसा ऑप्शन ही सेट करेगा ना कि केवल एक नंबर ही हो डिविजिबल। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 12%। देखो हम मान लेते हैं कि लेंथ को 100 मानना है, ब्रेथ को 100 मानना है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाता मेरा, एरिया हो जाता 10,000, ठीक है। अब 8% से अगर लेंथ को इंक्रीज कर दे तो ये 108 हो जाएगा, ब्रेथ को अगर इंक्रीज करे तो 112 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कभी भी जो आंसर आएगा, ठीक है, कभी भी वो इस फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर इस तरीके से आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया आपने, 10 वाले से बताओ, तो देखो 10 × 10 100, डायरेक्ट हम परसेंटेज वाले फॉर्म में ही लिख रहे हैं, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को 10 मान रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 10.8 लेंथ नया वाला बढ़कर, और ब्रेथ जो है ये हो जाएगा 11.2। दिख रहा है ये पॉइंट में है, क्योंकि 10 × 10 100 होता है, 100%। तो हम ये 10 × 10 रूल लेकर चल रहे हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करना भी नहीं था इसमें कि हम ये निकाल लें फिर माइनस करें डिवाइड करें, नहीं, इसी से डायरेक्ट आ जाएगा 10 × 10। तो ये वाला रूल इसलिए भी अच्छा है ना, कि मान लो कैसे हम लिखते हैं इस वाले रूल को, अगर इसने बोला कि लेंथ जो है वो 10% से बढ़ गया, तो 10 × 10 रूल में क्या हो गया, ये 10% से बढ़ा, तो 10 को अगर 10% से बढ़ाएंगे तो वो बढ़कर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ब्रेथ अगर ये बोलता है कि मान लो भैया कि ब्रेथ जो है ना वो 20% से बढ़ गया, तो ये क्या हो जाता 120, मतलब कि 12 हो जाता। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 132, ठीक है। तो ये पॉइंट के इधर वाला जो पार्ट है ना वही इंक्रीज को बताता है, मतलब ये 132 हो जाता। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100 ही होता है, ये क्या 32 बढ़ गया, मतलब 32% का इंक्रीज हुआ। अगर ब्रेथ घटा देते हैं तो ऐसे ही, तो इस केस में हम ये 10 × 10 रूल लगाते हैं। यहाँ पर देखो पॉइंट में आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पॉइंट में ही देगा। हाँ यहाँ पे बढ़ तो रहा है एरिया, पर क्या पॉइंट में बढ़ रहा है, ये एक होल नंबर इंटीजर में नहीं आ रहा है,
एक ही आंसर केवल पॉइंट में है तो हम टिक कर देंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे उतना, हम डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये सवाल देख लेते हैं, ये बोला है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर सीरीज। अब इसके बाद वाला सीरीज आपको बताना है। देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, +2 हुआ, ये क्या हुआ +4 हुआ, फिर क्या हुआ +2 हुआ, +4 हुआ, +2 हुआ, अब इसके बाद क्या होगा +4 होगा, 34। ऑप्शन डी था मेरा 34, हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, देखा कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट है ये सब। ये अगला सवाल देख लेते हैं। ये बोला है कि इन अ क्लास देयर वेयर 9 बॉयज एंड सम गर्ल्स। इन अ टेस्ट द मीन स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज वाज 13 व्हाइल दैट ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल वाज 15। फाइंड द इफ द ओवरऑल वाज 14.28 व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोला है कि 9 लड़के हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, यहां पर मीन स्कोर निकाल रहे हैं, टोटल मीन स्कोर ऑफ बॉयज। ठीक है, बॉयज मीन स्कोर कितना होगा, तो जितना वो लाया है कितना 13 गुने टोटल से कर देंगे ये। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 7, ठीक है 117। अब गर्ल्स का क्या होगा, तो गर्ल्स का मीन स्कोर होगा 15x। हम नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं पता है, तो 15x। तो अब ये जो ओवरऑल मेरा जो ये इक्वेशन है ना, ये बोल रहा है कि 117 + 15x डिवाइडेड बाय 9 + x, ये टोटल नंबर से डिवाइड किया, तो ये जो एवरेज आया ना ये है 4.28। यहाँ से आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। 117 + 15x इजिकल टू, ये उधर मल्टीप्लाई होगा 14.28 × 9 + 14.28 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कर लेते हैं। 2, ये हो गया मेरा 7, 18 और 7 कितना होता है, तो ये हो जाता है 5, 2, 4 और 9 कितना होता है मल्टीप्लाई करके 36, ये हो गया मेरा 8। देखो थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में गलती हो गया तो जो आप मेहनत कर रहे हो उस पर पानी फिर जाएगा। तो कैलकुलेशन जो है ना वो आसान से, मतलब आराम से करना चाहिए कि आपसे कुछ छूट ना पाए। ये यहाँ पर हो गया 9 + 2 12। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट में ये लगा देते हैं। ये अब आया 117 + 15x, यहाँ से आ गया 128.52 + 114.2x। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो 15.00, ये है 14.28, यहाँ से आ गया ये 2, ये 7, 0.72, तो 0.72x इजिकल टू, इन दोनों को घटा लेते हैं तो 128.52, यहाँ से 117 घटेगा 52, और ये 28 है, ये 1 और 1 11.52। देखो 72, अगर हम ये और ये डेसिमल प्लेस हटा दें तो ये कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में। तो गर्ल्स का नंबर यहाँ पे आ गया 16, बॉयज़ कितना था मेरे पास 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 25 है ऑप्शन में, बिल्कुल 25 है, तो हम 25 को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो जहाँ पर कैलकुलेशन होना है ना वहाँ तो आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आप समय बचा कर चलते हो, जहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होना है तो काफ़ी समय आपका बच जाता है उससे। अब देखो ये वाला जो सवाल है, बोला है कि ये इसको डिवाइड कर रहे हैं हम कितना, 4 इक्वल पार्ट में, जो कि इस प्रोपोर्शन में है। तो पहले हम इसको एक सिंगल लाइन में लिख लेते हैं। सिंगल लाइन में कैसे लिखते हैं, तो हम जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे ही लिखा जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबको हम नीचे 6 बनाते हैं। ठीक है, इसमें 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे भी 2 करेंगे तो 6। और देखो यहाँ ऊपर में नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 6 ही करना होगा क्योंकि नीचे 6 बनाना है हमें सब में। तो ऐसे करते हैं, सेम बनाना पड़ता है तब।
तब ये नीचे वाला पोर्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल ऊपर वाला ही पोर्शन मेरा रेशियो कहलाएगा। तो ये हो गया 4, यहाँ से ये मेरा आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 24। ठीक है, ये आ गया प्रोपोर्शन। अब इसमें बांटना है, पहला पार्ट 3 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 + 4 + 18 + 24 इंटू 684, 686 करना था। तो ये हो गया मेरा 3 इन सब का सम करेंगे 49 इंटू 686। ठीक है, यहाँ तक निकल कर आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा 42 है मेरा यहाँ पर ऑप्शन में। तो 42 हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये देखो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, वो भी बोल रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली पर मंथ 6 मंथ में ना केवल 2 ही क्वार्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि पर एनम में लग रहा है, तो हमको इसको क्वार्टरली में चेंज करना होगा। तो 12/4 कर देंगे। ठीक है, एक पूरे साल में 4 क्वार्टर ही होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये निकल कर आ गया 3%। यहाँ पर 6 मंथ है, 6 मंथ में 2 क्वार्टर ही होता है, तो ये है पहला क्वार्टर, ये है दूसरा क्वार्टर। ठीक है, हम फॉर्मूला पे भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे, पर देखो ये सब में ना फॉर्मूला लगाना उतना मैं सही नहीं समझता, ये डायरेक्ट बन जाता है ऐसे ही ऐड करके ही। अब देखो 3%, तो 1% जो है वो लास्ट का 2 0 हटा देता है, तो 500 हो गया 1%, तो 3% कितना होगा 1500, इधर भी 1500। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा लेता है, तो ये क्या करता है 2 0 हटाएगा, 15 तिया 45। तो ये देखो 3000 और ये 45, 3045। ठीक है, कोई सॉल्व वगैरह नहीं करना था। देखो वो जब पावर ऑफ 2 लिखते हो ना, उससे थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है कि आप अमाउंट लिख रहे हो ऐसे P लिख रहे हो, 1 + R/100 लिख रहे हो, फिर पावर ऐसे N लिख रहे हो, इसको सॉल्व कर रहे हो, फिर घटाओगे तब CI आएगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे आसान तरीका है CI निकालने का, और आप हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल जो है ना, ये काफ़ी आसान है, मैं पढ़ के एक बार समझा देता हूँ कि ये बोल रहा है कि एरिया, यहाँ पर टोटल एरिया दिया हुआ है टी कल्टीवेशन का 3 स्टेट में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम। इसमें 16%, 22%, 62%। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एरिया कल्टीवेटेड इन वेस्ट बंगाल इज व्हाट % मोर देन कल्टीवेटेड इन तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु से तुलना किया जा रहा है, तो नीचे तमिलनाडु का वैल्यू लिखा जाएगा। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये इससे केवल 6% ही ज़्यादा है, मतलब कि 6 × 100। ठीक है, देखा कितना आसान था। ये काट देते हैं अब, तो चलिए 4 से पहले काटते हैं, तो ये 4 4 जा, ये 25 जा। ठीक है, अब ये 2, ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं 75/2, 75 का आधा करते हैं 37/5, 37.5%। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में था, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो ये सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अब ये सवाल क्या कहता है, ये मेरा है आज का 25वां सवाल, और ये बोल रहा है कि DEF, यहाँ देखो पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स जो है मैन्युफैक्चर हुए थे वो इतना, ये सारा कंपनी मिलाकर, मतलब ये 5 कंपनी मिलाकर इतना मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर हुए हैं। कितना, तो 12,40,000। अब हमसे पूछा है कि DEF देखना है भैया, कि DEF कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है। DEF कौन सा है, ग्रीन वाला, यह ग्रीन वाला 5%, तो 5/100 किसका, तो यह है 124 इसका। अब देखो इसको ऐसे करोगे, सॉल्व करोगे, मत करो। 10% का मतलब क्या, 10% का मतलब है 1 0 हटा देना पीछे से। 5% 10 का आधा है, तो 124 का 10 आधा क्या होगा, 124 का आधा होगा 62। 3 0 बचा था, 3 0 लगा देते हैं, केवल एक ही ऑप्शन में टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं जहां कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं हो। हम बेसिकली बेस्ट अप्रोच सीख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर लें। देखो कैलकुलेट तो हर कोई करता है, आगे वही निकलेगा जो अपना समय बचाएगा, एक्यूरेसी के साथ सही आंसर टिक करेगा।
जब आप ज़्यादा कैलकुलेशन करते हो गलती होने का चांस बढ़ जाता है, जब आप कम कैलकुलेशन करते हो गलती होने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सही करना है, ठीक है। ये जो पूरा सीरीज है मैं आपको कोशिश करूंगा कि लगभग सारे टाइप के सवाल आपको करवा दिए जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए। आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, उसी तरीके से सारे सवाल बनेंगे, उसी तरीके से बनेंगे जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये काफी आसान सवाल है, ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट याद रखना पड़ेगा। इरेशनल नंबर पता है किसे कहते हैं, जो स्क्वायर से ना कटे, मतलब वो अंडर रूट में रह जाए, तो वैसा नंबर कहलाता है इरेशनल नंबर। तो जो अंडर रूट में रह जाए, तो देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बेचारा अकेले रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन बी जो था 6025 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के कारण क्या है, तो आपको देखो स्क्वायर रूट तो सबका याद होना ही चाहिए, तो नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब आपका समय बचा लेगा। 6025 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो जब नहीं होगा तो वो बेचारा अकेला बच जाएगा। और जब भी रूट में कोई वैल्यू बच जाए, जैसे देख लो मान लेते हैं हम 2 बोल रहे हैं, रूट के अंदर डाले ना, तो ये एक इरेशनल नंबर है, पर रूट 4 ये बाहर निकल जाता है रूट से, तो ये इरेशनल नहीं है। रूट 3 भी है। अगर हम 8 की बात करें तो ये 2√2 हो जाएगा, जैसे ही रूट में आया ये इरेशनल बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये काफी आसान सवाल, ये बोल रहा है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंटेड बाई, देखो 7 और 3 जो है ना वो 4 के साइक्लिसिटी में चलता है, मतलब कि 7 का यूनिट प्लेस पहले 7 ही होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब कि लास्ट में 9 हो जाएगा। 7 का पावर 3 तो 9 इंटू 7 जो है वो 3 हो जाता है। 7 का पावर 4 तो ये 1 हो जाता है। दिख रहा है साइक्लिसिटी इसका। 3 का देख लेते हैं, तो 3 अब यहाँ से ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, मतलब फिर 7 फिर 9 फिर 3 फिर 1, ठीक है। 3 वाले केस में ये 3 होता है, 3 का पावर 1। 3 का पावर 2 में यूनिट प्लेस इसका क्या हो जाता है, तो 9 हो जाता है। 3 का पावर 3 में क्या हो जाता है, तो ये 7 हो जाता है। 3 का पावर 4 में क्या हो जाता है, तो ये 1 हो जाता है। अब ये है साइक्लिसिटी, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 95 को मतलब ये 4 से डिवाइड करेंगे साइक्लिसिटी के लिए, तो 2 3 आया रिमाइंडर, मतलब हम यहाँ पर 7 का पावर 3 की बात करेंगे, क्योंकि बाकी तो साइक्लिसिटी में कट जाएगा ना, वो तो रिपीट होके कट गया, बस यही पावर दिया माइनस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 58, ये 4 की साइक्लिसिटी में था इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मत भूलना कि 4 की साइक्लिसिटी में सबको ऐसा नहीं करेंगे, केवल देखेंगे कि वो नंबर जो 4 की साइक्लिसिटी में चलते हैं उसी को 4 से ऐसे पावर को डिवाइड किया जाता है, जो रिमाइंडर बचता है वहीं से निकालना होता है हमें। तो अब ये करते हैं, तो ये हो गया मेरा 4 1 8 16 2, यहाँ से मेरा निकल कर आ गया 3 का पावर 2, ठीक है। अब ये चीज देखते हैं। 7 का पावर 3 मैंने बताया कि क्या आएगा, 3 आएगा। 2 का पावर ये, ठीक है। 3 में 9 गया, तो देखो 3 में 9 कभी नहीं कटेगा, तो हम यहाँ आगे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे 13, तो यहाँ से ये मेरा आ जाएगा 4। ऑप्शन डी में था 4, तो हम 4 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, बिना किसी देरी के। तो सारा ये याद कर लेना, ठीक है। यूनिट प्लेस वाला डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, तो ये काफी आसानी से बढ़ जाएगा। ये 28वां नंबर सवाल, ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस एंड वन ऑफ द 2 डायगोनल्स आर। देखो एक रोम्बस है, रोम्बस की खासियत पता है क्या होती है, तो रोम्बस की खासियत होती है कि सारे साइड बराबर होते हैं। ये है सारा साइड बराबर, और ये है इसका डायगोनल। इसका डायगोनल कभी बराबर नहीं होता, पर इसका डायगोनल जो है ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बोला है कि ये 6 है और ये बोला है कि 6 है, पर एक डायगोनल 6 है, पर देखो आधा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, √27, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से लिखा हमने ये। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया जो है ना ये होता है हाफ d1 इंटू d2, जहां पर d1 जो है और d2 जो है वो डायगोनल्स है, विकर्ण कर्ण विकर्ण जिसे कहते हैं आप, यही डायगोनल्स। तो हमने यहाँ 27 निकाला, तो ये भी क्या हो जाएगा 27, ये 3 3 था, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू 6, ये पूरा क्या था 6 था, और ये क्या हो जाएगा 2√27, ये कटा
यहाँ से 6√27। देखें ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो हम ये भी और टूटेगा किस में, तो हम यहाँ से 9 को अगर बाहर निकाल लें तो वो 3 बन के बाहर निकल जाएगा, तो 18√3 हो जाएगा। ऑप्शन डी में था 18√3, तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि द रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है इसका रेशियो का, मतलब कि 75 है। इससे आसान सवाल तो मतलब आज तक बनाया ही नहीं होगा। 25 से दोनों कट रहा है, ये 3 बार में, ये 5 बार में, 3:5 है, बिल्कुल ए में, तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये सब में एकदम समय बर्बाद करना ही नहीं है। अब ये सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है इफ P is 15 years old now and Q will be 26 year old after 6 year। देखो ये तो 15 साल का था ही, पर ये 6 साल बाद ना 26 का होगा। 6 साल बाद 26 का होगा, तो 6 साल पहले कितना का था, अभी मतलब कितना का था, 20 साल का। इसका रेशियो ही पूछा है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मतलब 3:4 है कहीं पे, बिल्कुल बी में, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखा हमने कि कैसे हम इसी तरह के सवाल लेकर आते हैं आपके लिए कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। आप क्या करोगे, आपका केवल एक ही काम है कि आप जाओगे, प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप जाओ, केवल प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाना है, तो मॉक लगाने के लिए आपको जाना है सरकारी परीक्षा.com पे। यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक हमने डाल रखे हैं, जाओ मॉक प्रैक्टिस करो। और आपको बताया था जीके और करंट अफेयर्स, ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हो और सरकारी परीक्षा पे क्विज लगा सकते हो इसका। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।